दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स का जो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में जो बहुत सारे क्वेश्चनस होते हैं इकोनॉमिक्स के, वो बच्चे जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो उसको अटैम्प्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स को बहुत ही मतलब एक तरह से कहे तो बहुत ज़्यादा हार्ड मानते हैं, या लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक्स एक बहुत कन्फ्यूजिंग सब्जेक्ट माना गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम इजी तरह से समझना अगर हम चाहते हैं तो सबसे पहले जो अच्छी बुक होती है इकोनॉमिक्स की, वो है रमेश सिंह की बुक। ठीक है, जितने भी लोग होते हैं वो रिकमेंड करते हैं कि अगर स्टार्टिंग से अगर हमें पढ़ना है, समझना है इकोनॉमिक्स को, तो उसके लिए हमें रमेश सिंह की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमिक्स बाय रमेश सिंह, वो हमें पढ़नी चाहिए। तो आज हम लोग वही जो बुक है उसको रिव्यू करने जा रहे हैं, मतलब उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें आपका बहुत सपोर्ट चाहिए प्लीज़। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कहा गया है कि इकोनॉमिक्स हैज़ बीन कॉल्ड डिस्मॉल साइंस प्रिसाइसली और डिप्रेसिंग एंड पुअर साइंस। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड, एक डिस्मॉल है और एक पुअर है। डिस्मॉल का मतलब होता है निराशाजनक। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को निराशाजनक और पुअर साइंस क्यों कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो एक हिस्टोरियन थे, एक स्कॉटिश हिस्टोरियन थे जिनका नाम था थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल ने जो निग्रो लोग होते थे उन पे उन्होंने एक ऐसे लिखा था, और उस ऐसे में उन्होंने कहा था कि ये जो ब्लैक और जो निग्रो लोग हैं, इनके ऊपर हमें सिंपैथी नहीं करना चाहिए, या ये लोग जो हैं वो हमें इनके बारे में, क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ था कि जब ये बुक लिखा था इन्होंने 1843 में, और 1843 के पहले हम लोग देखें तो यूरोप में जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश किया जा रहा था, मतलब स्लेवरी पूरी तरह से ख़त्म की जा रही थी। तो थॉमस कार्लाइल ने कहा कि ये जो स्लेवरी है, ये इसको ख़त्म जो हो रहा था उसको ये ठीक नहीं मानते थे। मतलब थॉमस कार्लाइल कहते थे कि जो स्लेवरी है वो ठीक है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो थॉमस कार्लाइल जो थे, एक लोगों को और इन्होंने इनके बारे में ये बात करते हैं। तो एक राइटर और हैं जिनका नाम है T.R. माल्थस। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1798 में जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इसमें इन्होंने कहा था, T.R. माल्थस ने कहा था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में, कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जाएगी और लोगों को जो उनके लिए जो भोजन है वो कम पड़ता चला जाएगा। अगर इसी स्पीड से अगर जनसंख्या बढ़ती चली गई तो जाहिर सी बात है लोगों को भोजन की कमी होती चली जाएगी। इसी बात को थॉमस कार्लाइल इससे प्रभावित होते हैं, और फिर थॉमस कार्लाइल कहते हैं कि जो स्लेवरी है, यानी कि जो ब्लैक लोग हैं, जो निग्रो लोग हैं, वो स्लेवरी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इनका मानना था कि जैसे आप लोग पता होगा वेस्ट इंडीज़ और भी यूरोप में बहुत सारे, जो अफ्रीका में बहुत सारे जो ब्लैक्स रहते थे, इनका मानना था कि जो वाइट रेस है, जो गोरे लोग हैं, वो ब्रिलियंट होते हैं, उनका माइंड बहुत ब्रिलियंट होता है, जबकि जो ब्लैक लोग, निग्रो लोग होते हैं, ये थोड़े माइंड से कमज़ोर होते हैं। इसके अलावा ये लोग फिज़िकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इनका कहने का मतलब था कि जब ये फिजिकली स्ट्रांग है, तो जब इनसे स्लेवरी अगर ख़त्म कर दी जाएगी तो ये लेजी हो जाएंगे, ये कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। और पॉपुलेशन बढ़ने के बाद क्या होगा कि लोगों को जो खाने की प्रॉब्लम होती चली जाएगी, कि जनसंख्या जिस स्पीड से बढ़ रहा है, हमारा प्रोडक्शन उस स्पीड से नहीं हो रहा है, होगा। तो क्या करें कि ये जो वाइट लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो क्या करें कि इनसे काम करवाएं, क्योंकि ये फिजिकली स्ट्रांग है, और इस तरह से जो होगा वो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ने से कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और लोग भूखों नहीं मरे। तो ये थॉमस कार्लाइल का एक सोच था, जिसके वजह से इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक
डिस्मॉल साइंस या पुअर साइंस कहा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखें तो शुरुआत में 1930s के आसपास जब अमेरिका में डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन महामंदी आई थी, तो उस समय इकोनॉमिक्स को जो जितना भी मतलब अगर कह सकते हैं तो इकोनॉमिक्स को लोग एक कहते थे कि ये फेल्ड साइंस है, इकोनॉमिक्स इज़ अ फेल्ड साइंस। ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो ये अनुमान नहीं लगा पाए थे कितनी बड़ी महामंदी आने वाली है 1930s के आसपास, तो इसीलिए इकोनॉमिक्स को फेल्ड इकोनॉमिक्स भी कहा गया। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक्स जो है वो सबसे बेहतर है, क्योंकि इसने जो मानव का जो जीवन है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से संवारा है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ शुरुआती चीज़ें हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे तो देखिए, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन करें तो इकोनॉमिक्स को अगर सबसे एक इजी लैंग्वेज में अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, एक वर्किंग लैंग्वेज में अगर हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, तो कहा जाएगा कि इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग ठीक है, इस डिफिनीशन में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, मतलब इंसान का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, वही हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म निकल कर आया इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? देखिए, कोई भी काम जो भी हम लोग करते हैं, अगर उसमें मनी है, अगर वो मनी रिलेट कर रहा है, एनीथिंग, ठीक है, ऑल एक्टिविटी वेयर इज मनी इन्वॉल्व, कोई भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, अगर वो पैसा हम गेन कर रहे हैं, हम उस पैसा, वो हमारा जो मेन मोटिव हो पैसा गेन करना, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल है गेटिंग जॉब, नौकरी देना, ले पाना, गेटिंग जॉब, गिविंग जॉब, सेल, परचेज, ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। अब इन्हीं सब में एक और बात इम्पॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि उसमें बुक में कहा गया है कि मान लीजिए जहाँ पर भी पैसा इन्वॉल्व है, जहाँ पर भी चीज़ें आती हैं, वो सब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत रखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। अब सपोज़ करिए कि मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए, आपने पूजा किया, भगवान को याद किया, अपने भी जो भी आपके ईश्वर हैं उनको याद किया आपने, और फिर आप बाहर निकले और वहाँ पे जो भिखारी बैठा हुआ था मंदिर के बाहर, आपने उसको पैसा दिया, तो आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी मानेंगे या नहीं? ये जो आपने पैसा दिया उस भिखारी को, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएगा या नहीं? यहीं पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि पैसा तो इन्वॉल्व है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? तो यहीं पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि देखिए, पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, तो एक तो आपका पैसा देने वाला होगा, मतलब दो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो दोनों लोगों को कुछ ना कुछ गेन होना चाहिए। अगर किसी एक आदमी को कोई भी चीज़ जो गेन हो रहा है, वो गेन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, तो अगर किसी को कुछ गेन हो रहा है तब तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट में गए, आपने कोई मोबाइल या कुछ भी ख़रीदा, तो आपने उसके बदले में उसको पैसा दिया, और उसके बदले में आपको जो भी मोबाइल आपको मिला, तो दोनों लोगों को कुछ ना कुछ मिला, तो यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है, यानी कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। इसके अलावा हम लोग जब रेंट देते हैं अपने रूम का या घर का, तो हमने जब रेंट दिया तो वो
जो हमारा जो ओनर है, जो रूम ओनर जो भी है, उसको पैसे मिले और उसके बदले में हम लोग को क्या मिली, सर्विस मिली, हम लोग उसके घर को यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पर भी कुछ ना कुछ दोनों लोगों को कुछ ना कुछ गेन होगा, वो किसी भी फॉर्म में गेन हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग कोचिंग पढ़ने जाते हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, तो वहाँ पे हमको एजुकेशन मिलता है, उसके बदले में जो भी हमको पे करना पड़ता है वो हम पे करते हैं। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आप सपोज करिए जब आप बेगर को, भिखारी को जब आप पैसा दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ मिल रहा है, पैसा आपने दिया, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिला, कुछ नहीं मिला ना। तो क्या कह रहा है इकोनॉमिक्स, दोनों लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि जो भिखारी है उससे हमको दुआ मिलेगी, तो ये दुआ से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो दुआ से कुछ होने वाला है नहीं, तो दुआ को हम किसी चीज़ में काउंट तो कर ही नहीं सकते ना। तो इसीलिए बहुत कंफ्यूजन है कि ये जो भिखारी को हमने पैसा दिया, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी या नहीं। अगर हम लोग इस रूल के अकॉर्डिंग देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं आएगी। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। तो इकोनॉमिक्स के कुछ डिफिनीसन देख लेते हैं। वो तो इसके पहले जो हमने कहा था, इकोनॉमिक्स स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ये एक काम चलाओ एक डिफिनीसन है। अगर हम लोग कुछ फेमस इकोनॉमिस्ट्स के अगर हम लोग डिफिनीसन देखें तो एक डिफिनीसन है आपका, ठीक है, तो एक वर्किंग डेफिनेशन जो थी, एक काम चलाओ जो डेफिनेशन थी, इकोनॉमिक्स स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं दो डिफिनेशन। पहला है इकोनॉमिक्स इज स्टडी हाउ सोसाइटीज यूज स्केयर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट पीपल। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कैसे एक जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है, वो किसी भी स्केयर्स रिसोर्सेज, मतलब कि जो दुर्लभ संसाधन होते हैं, उनको कैसे यूज करती है, से लेके दुर्लभ संसाधन को यूज करने से लेके जो वैल्यूएबल कमोडिटीज़ होती हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, ये होगी पहली डिफिनीसन। दूसरी डिफिनीसन कहती है, ये सबसे सबसे जब बढ़िया अगर हम डिफिनीसन बोलें तो इकोनॉमिक्स की एक छोटी सी और सबसे अच्छी डिफिनीसन है, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ सोसाइटी यूजेज इट्स रिसोर्सेज इज प्रोबेबली द मोस्ट यूज डिफिनीसन विच इज कैची एज वेल एज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ तक है, रिसोर्सेज इज यूज इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ तक है कि इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ सोसाइटी यूज इट्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे समाज जो है वो अपने रिसोर्सेज को यूज करता है। सबसे छोटा और सबसे अच्छा डिफिनीसन है ये। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक्स की डिफिनीसन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ तक तो चल रहा था इकोनॉमिक्स जैसे भी चल रहा था। अब देखिए 1930s में 1930 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी आई थी। 1930 सेंचुरी में ग्रेट डिप्रेशन इन यूएस। ठीक है, जिसने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया था। ठीक है, इतनी बड़ी मंदी थी कि लोगों की नौकरियां जा रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब थी मार्केट की। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स को अब मतलब थोड़ा और बेटर करने के लिए, थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, देखिए एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो बुक थी उस बुक का नाम था द जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जनरल थियोरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ मनी, इसमें इन्होंने जो जॉन मेनार्ड किन्स थे, इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी, जहाँ से ये चीज़ें जो हुई वो माइक्रो और माइक्रो में डिवाइड हो गया और इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, मैक्रो और माइक्रो को हम लोग जब सबसे इजी भाषा में अगर देखें, सबसे आसान भाषा में अगर हम लोग देखें, ठीक है, सबसे आसान भाषा में देखें तो माइक्रो एंड मैक्रो, देखिए मैक्रो जो है एक फॉरेस्ट की तरह है, इज अबाउट टू फॉरेस्ट, एंड माइक्रो इज अबाउट टू ट्री। ठीक है, माइक्रो जो है वो पेड़ की तरह है और माइक्रो जो है एक फॉरेस्ट है। अब हम अगर बात करें एक बड़े से सर्किल के अंदर, मान लीजिए ये फॉरेस्ट को अगर डिनोट कर रहा है तो पेड़ तो इसी के अंदर ही होंगे ना, पेड़ से ही मिलके तो फॉरेस्ट बनता है। ठीक है, तो ये इनके बीच का रिलेशन है। इसके बाद और हम लोग बात करें तो एक तरह से कहा जाता है कि माइक्रो और मैक्रो जो दोनों हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। माइक्रो एंड मैक्रो इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे आर इन डिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, वो दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। जैसे कैसे, मान लीजिए इसके पहले हम लोग माइक्रो और मैक्रो के थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो, देखिए हमने कहा था कि माइक्रो जो है वो एक ट्री की तरह है जिसमें हम छोटी चीज़ों को के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो जो है एक फॉरेस्ट की तरह है। माइक्रो और मैक्रो जो है, ये दोनों जो वर्ड हैं, ये दोनों वर्ड हैं ग्रीक, एक ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं जिनका मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग। ठीक है, स्मॉल एंड बिग दोनों ग्रीक वर्ड हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, और इन दोनों का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल एंड मैक्रो का मतलब होता है बिग। ठीक है, माइक्रो में हम लोग जो स्टडी करते हैं वो करते हैं आपका बॉटम्स अप, बॉटम्स अप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, और मैक्रो में हम लोग स्टडी करते हैं टॉप डाउन, टॉप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए कोई भी जो कंज्यूमर होता है, जो उपभोक्ता होता है, उसके पसंद क्या है, वो चीज़ों को खरीदता है, ये सब चीज़ें आएंगे माइक्रो के अंतर्गत, और माइक्रो के अंतर्गत आएंगे इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अब इसके पहले हमने बताया था कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया, यानी कि जो मुद्रास्फीति की दर है वो बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, महंगाई आएगी। और जब महंगाई आएगी तो ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो बढ़ने का जो दर है, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका माइक्रो इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है, मैक्रो इफेक्ट। लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो कमोडिटीज़ होंगी उनका जो प्राइस है वो बढ़ेगा, जो सामान हम लोग यूज़ करते हैं उनकी जो दाम है, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, और जो प्राइस बढ़ेगा तो डायरेक्टली किसको इफेक्ट करेगा, कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा, और ये दाम का बढ़ना जो है वो माइक्रो इफेक्ट है। क्या है ये, माइक्रो इफेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो माइक्रो और जो मैक्रो है ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का बढ़ना मतलब जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो है आपका मैक्रो इफेक्ट, और इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो दामों में जो बढ़ोतरी हुई, तो जो प्राइस हुए, जो सामान के, जो चीज़ों के दाम बढ़े हैं, उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट हुआ आपका कंज्यूमर के ऊपर इफेक्ट करेगा, वो है आपका माइक्रो इफेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन,
ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में अगले वीडियो में इसके आगे के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा ये हमारा पहला वीडियो था। हमने थोड़ा अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम्स हुई होंगी या कोई दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, या जो भी गलती होगा आप लोग हमें उसे कमेंट बता सकते हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसके आगे हम लोग इससे भी बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।